गूंज रही है। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की। राम मंदिर का मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है, लेकिन शिवसेना कह रही है कि अब मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी आ गई है। शिवसेना ने तो ये तक कह दिया कि पीएम मोदी ही हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट हैं। शिवसेना बीजेपी को संख्या बल याद दिलाकर पूछ रही है कि मंदिर अब नहीं बना तो कब बनेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आ गई मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी। शिवसेना के संकल्प से बनेगा राम मंदिर। अब की बार राम मंदिर का सपना साकार। मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट से बड़े मोदी योगी। मोदी ही न्यायालय, मोदी ही न्यायाधीश। अब पूरी होगी मंदिर की ख्वाहिश। ये शब्द हमारे नहीं बल्कि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के हैं। संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा बता दिया है। राउत ने कह दिया कि मोदी ही न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश हैं और अयोध्या में अब मंदिर निर्माण होकर रहेगा। हम चाहते हैं राम मंदिर मोदी जी और योगी जी के हाथ से बने, उनके नेतृत्व में बने। हम राम भक्त बनकर उनके साथ बैठेंगे, कर सेवा करेंगे। उद्धव जी खुद आएंगे उस वक्त, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है, तो नेतृत्व करने वाले हमारे नेता है मोदी जी और योगी जी। वो कानून बने या न बने, जो भारी बहुमत है ये जनादेश है, और जनादेश के सामने सबको झुकना पड़ता है। विश्व के किसी भी न्यायालय को भी झुकना पड़ता है। मैं न्यायालय की बात करता हूं। मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद राम भक्तों की आस तो पहले ही हिलोरे मार रही है। अब शिवसेना के बयानों से राम भक्तों का जोश और हाई हो गया है। साधु संत और हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले संगठन भी लामबंद हैं। हर कोई राम मंदिर बनाने की डेडलाइन दे रहा है। शिवसेना भी यही कह रही है कि अगले चुनाव तक राम मंदिर मुद्दा नहीं रहेगा। मुझे लगता है अगले चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहेगा, नहीं तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे और बनेगा। कल मोदी योगी जी से बात चल रही थी, उनकी भी मन से दिल से इच्छा है कि राम मंदिर बने। कौन नहीं चाहेगा? मोदी जी भी चाहेंगे, योगी जी भी चाहेंगे, राष्ट्रपति भी चाहेंगे, देश के सब चाहेंगे ना। हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाली शिवसेना खुद को सबसे ज्यादा हिंदू हितैषी साबित करने में जुटी है। उद्धव ठाकरे भी 15 जून को अपने नवनिर्वाचित 18 सांसदों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने यूपी पहुंच रहे हैं। लेकिन जो शिवसेना पीएम मोदी को न्यायालय से बड़ा बता रही है, वो तो खुद ही कह चुके हैं कि अयोध्या विवाद का हल कोर्ट से निकलना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए, और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। खबर की खबर यह है कि जिस राम का नाम लेकर बीजेपी 2 से 303 सांसदों तक पहुंची है, उस राम का मंदिर बनाना बीजेपी की मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बीजेपी की राजनीति में राम मंदिर का मुद्दा हमेशा केंद्र में रहा, लेकिन फिलहाल शिवसेना बीजेपी से भी ज्यादा उतावली दिखाई दे रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? आखिर क्यों शिवसेना राम मंदिर के मुद्दे पर अचानक आक्रामक नजर आ रही है? खबर की खबर इस रिपोर्ट में है। पिछली मोदी सरकार में शिवसेना साथ रहकर भी विरोधियों वाला काम कर रही थी। राफेल से लेकर चौकीदार तक सामना में लेखों की भरमार थी। उस वक्त खुद उद्धव ठाकरे ने कहा था मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये तारीख नहीं बताएंगे। कुछ दिन हो गए, महीने हो गए, साल गुजर गए, अब तो पीढ़ियां निकल जा रही है। मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 25 नवंबर 2018 को उद्धव ठाकरे खुद सैकड़ों शिवसैनिकों के साथ अयोध्या गए थे। तब भी शिवसेना ने मंदिर निर्माण के मुद्दे पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था।
लेकिन मोदी सरकार की प्रचंड वापसी से शिवसेना के सुर थोड़े ढीले हो गए। अब सीधे मोदी सरकार को घेरने के बजाय शिवसेना राम मंदिर के मुद्दे को हवा दे रही है। शिवसेना मोदी को प्रचंड बहुमत की याद दिलाकर पूछ रही है कि अब भला और क्या चाहिए। अभी 303 सांसद बीजेपी के हैं, हमारे 18 है और भी लोग हैं, तो मंदिर निर्माण के लिए और क्या चाहिए। मंदिर मुद्दे पर शिवसेना बीजेपी से भी ज्यादा उतावली दिखाई दे रही है। राम मंदिर वो मुद्दा है जिसकी हवा पर सवार होकर बीजेपी की पतंग सत्ता की ऊंचाई तक पहुंची। लेकिन पिछली मोदी सरकार में राम मंदिर नहीं बन पाया और अब मोदी सरकार पार्ट 2 से राम भक्त आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में शिवसेना खुद को हिंदू हृदय सम्राट की तरह पेश करने की कोशिश में लगी है। दरअसल शिवसेना खुद को हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी से भी ज्यादा गंभीर दिखाना चाहती है। शिवसेना सरकार का हिस्सा है, लेकिन मनचाहा मंत्री पद नहीं मिल पाने से पार्टी में नाराजगी भी है। बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के कारण शिवसेना पिछली बार की तरह खुलकर विरोध तो नहीं जता सकती, इसलिए राम मंदिर जैसे मुद्दे पर सरकार पर दबाव बना रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में कुछ महीनों में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ जानकार शिवसेना की इस कोशिश को विधानसभा चुनावों की तैयारी के तौर पर भी देख रहे हैं। शायद उद्धव भी अपने पिता बाला साहब ठाकरे के रास्ते पर चलकर खुद को हिंदू हृदय सम्राट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना चाहती है कि राम मंदिर का नाम जब भी उठे साथ में शिवसेना का नाम भी जरूर आए। देखिए, दबाव की बात नहीं है ये। हमारे रिश्ते पहले भी अच्छे थे, इसमें कोई मनमुटाव हुआ था, लेकिन अभी तो बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि अच्छे रिश्ते से अगर देश का निर्माण होता है, मंदिर का निर्माण होता है, तो हम सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। खबर की खबर ये है कि हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर शिवसेना की सक्रियता ने बीजेपी पर भी दबाव डाल दिया है। राम मंदिर का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी के लिए अब ज्यादा टाल मटोल मुमकिन नहीं है। रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने संजय राउत के बयान का स्वागत तो किया, लेकिन ये भी कह दिया कि इसमें मंदिर बनाने के लिए इच्छा शक्ति नहीं है। वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने राउत के बयान का विरोध किया। जो कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही न्यायालय और न्यायाधीश है, यह बात भी सत्य है। लेकिन इनमें वो इच्छा शक्ति नहीं है मंदिर बनाने की। लोग इतनी मांग करते हैं, इतनी बातें कहते हैं, लेकिन ये कोर्ट के ऊपर टाल देते हैं और अपने स्वयं जो इच्छा शक्ति होती है उसे ये उपस्थित करके और मंदिर बनाने के प्रयास में नहीं है। सवाल यहाँ है, इसमें नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। संविधान को मानो, संविधान पे भरोसा करो, क्योंकि संविधान हिंदुस्तान का बनाया हुआ है, विदेश का बनाया हुआ नहीं है। जब संविधान बना हुआ है, कोर्ट फैसला करने के लिए सारे लोगों को बुला रही है, तो इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये अयोध्या है, अयोध्या में ज्यादा भड़काऊ जो है भाषण देना और ज्यादा अयोध्या में राजनीति करना, ये लोगों के लिए रास नहीं आवेगी। इसलिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये लोग कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। एक तरफ तो जो है कोर्ट बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, कानून बना हुआ है, नेता अपनी अपनी बात कहने के लिए नए नए फार्मूले लेके अयोध्या आया करते हैं, नई नई तारीख बताया करते हैं। अयोध्या विवाद अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, दशकों से कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इस सब के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर तराशने का काम कभी रुकता नहीं। देश भर से मंदिर निर्माण की सामग्री भी लगातार अयोध्या पहुंचती रहती है। अयोध्या में ये पत्थर सालों से पड़े हैं। राम भक्त देश भर से कभी ईंट भेजते हैं तो कभी संगमरमर। पत्थरों को तराशा जाता रहा है। सालों से धूल फाक रहे इन पत्थरों को मंदिर की दहलीज बनने में न जाने कितना और वक्त लगेगा। हम कार्यशाला में मौजूद हैं, जहां पत्थर तराशी का काम जोर शोर से चल रहा है। ये कार्यशाला के वो रखे हुए पत्थर हैं जिन्हें विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मंगा कर रखा है। इन पत्थरों के तराशी का काम पिछले कई सालों से चल रहा है। कुछ लोग भी हैं, आप बताइए कि आप कितने दिनों से यहाँ पत्थर तराशी का काम कर रहे हैं? पहले तो मैं गुजरात का रहने वाला हूँ और यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ और ये पहली छत का काम चल रहा है और एक पत्थर बनाने में 1 साल लगता है और एक खांचा बनाने में 2 महीना लगता है। अयोध्या विवाद अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। आइए नजर डालते हैं अयोध्या विवाद में कब क्या हुआ।
1528 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई। 1853 में पहली बार सांप्रदायिक टकराव हुआ। 1859 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के पूजा स्थल बांट दिए। 1949 में विवादित गुंबद में मूर्तियां रखी गईं। 1949 में दोनों पक्षों ने कोर्ट में केस दर्ज कराया। 1949 में विवाद के बाद सरकार ने गेट बंद कर दिए। 1984 में हिंदू संगठनों ने राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन शुरू किया। 1986 में जिला अदालत ने मस्जिद को खोला, हिंदुओं को भी पूजा की इजाजत मिल गई। 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा के बाद राम मंदिर आंदोलन तेज हुआ। 6 दिसंबर 1992 को उग्र कारसेवकों ने विवादित ढांचे को ढहा दिया। 16 दिसंबर 1992 को कांग्रेस की नरसिम्हा सरकार ने जांच के लिए लेप्राहन आयोग बनाया। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई शुरू हुई। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 10वीं सदी के मंदिर के अवशेष का दावा किया। सितंबर 2003 में कोर्ट ने बीजेपी नेता समेत 7 आरोपियों पर केस चलाने का ऑर्डर दिया। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन को राम मंदिर, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े में बांट दिया। लेकिन 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचा गिराने के आरोप में आडवाणी, जोशी, उमा भारती जैसे नेताओं पर केस चलाने को कहा। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए मध्यस्थता कमेटी बनाई। मई 2019 को मध्यस्थता कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। 10 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त तक सुनवाई टाल दी। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, लेकिन गाहे बगाहे कानून लाकर राम मंदिर बनाने की मांग भी होती रहती है। खबर की खबर यही है कि कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक सियासी हलकों में ये मुद्दा यूं ही गूंजता रहेगा। और अब बात कर्नाटक में हुए हलाल बैंकिंग घोटाले की। एक आम आदमी दिन रात मेहनत करके पाई जुटाता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक एक पैसे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ शैतान ऐसे हैं जो इस खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए साजिश रचते रहते हैं। कर्नाटक में आईएमए नाम की चिटफंड कंपनी हजारों लोगों को चूना लगाकर फरार हो गई। घोटाला करीब 500 करोड़ का बताया जा रहा है। यह खबर भी आपको चौकन्ना करने वाली है। ये तस्वीरें बेंगलुरु के आईएमए ज्वेलर्स के दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे गुस्साए निवेशकों की है। अपने खून पसीने की कमाई को लुटा चुके ये लोग अब मालिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आईएमए यानी आई मॉनेटरी एडवाइजरी नाम की कंपनी के मालिक मोहम्मद मंसूर खान लोगों को करोड़ों का चूना लगाकर फरार है। करीब 10,000 निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई मंसूर खान को सौंपी थी। शुरुआती जांच में ये मामला 500 करोड़ का लगता है। I have invested 25 lakhs, and then the status is, the investment what I did was the investment I did was an year back, and since an year, almost for last 9 months, I was getting the percentage of profit in terms of 2%, 3%, in an average of 3%. But from past 3 months, what happened when the election, when the assembly election started, at that point in time, they said due to elections, the inflow of money is very difficult, so they just requested us to wait for 2 months. मंसूर फरार है और निवेशक दर दर भटक रहे हैं। जिन लोगों ने ये सोचकर अपना पैसा डाला था कि उनके अच्छे दिन आएंगे, वो अब अपने नसीब को कोस रहे हैं। आईएमए के मालिक मंसूर का कोई पता नहीं है, लेकिन उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है। यही नहीं, खान ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शिवाजी नगर विधायक आर रोशन बेग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जब घोटाला हो रहा था तब तो सरकार और एजेंसियां सोती रही, लेकिन अब सबकी नींद टूट गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री अब आला अफसरों के साथ बैठकें कर रहे हैं। So this is an LLP, a limited company, wherein every investor is a shareholder, whatever small amount or big amount. So accordingly, they trade it into gold, and there has been a malpractice, been cheating. It's a very important case for us. The government, as a home minister, as well as the chief minister, we have taken it very seriously. इसी बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। कुमारस्वामी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस सरकार पर हमलावर है।
बीजेपी नेता एस सुरेश कुमार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। I think the inquiry investigation by SIT may not be enough. After seeing the ramifications of this whole issue, I think the state government should go for CBI inquiry and it should come forward to help those unfortunate investors. IMA चिटफंड कंपनी बुनियादी ढांचा, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट और फार्मास्यूटिकल्स में अपने पैसे लगाती थी। ये कंपनी करीब 1 दशक से काम कर रही थी, इसीलिए लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रही। कंपनी के खिलाफ पहले कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, लेकिन अब 8,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जांच एजेंसियां आरोपी मंसूर की तलाश कर रही हैं, लेकिन अपने जीवन भर की पूंजी लुटा बैठे लोगों को अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। से हवाएं चल रही हैं, साथ ही तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल दोपहर तक साइक्लोन का खतरा बना रह सकता है। मुंबई के पास पालघर और ठाणे जिले में तेज बारिश की भी संभावना है। वायु साइक्लोन की वजह से मुंबई में लगातार खतरा मंडराता जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त मुंबई के हम नरीमन पॉइंट का जो मरीन ड्राइव कहा जाता है, यहाँ पे मौजूद है। किस तरीके से समुद्र जो है काफी रफ हो चुका है और इस तरह समुद्र के आसपास जाना लोगों के लिए काफी हानिकारक हो सकता है, काफी खतरा है। इसलिए इस मरीन ड्राइव पर तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो कोस्ट गार्ड की टीम है वो लगाई गई है, पुलिस के जवानों को लगाया गया ताकि लोग समुद्र के एकदम नजदीक ना जाएं, आस पास रहे ताकि वह उसका लुत्फ जरूर उठा सकें, लेकिन समुद्र के पास जाना काफी खतरनाक हो सकता है। लोग यहाँ पे इनसे जान लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग, क्या देखने आए हैं? मैं तो यूपी से, आप लोगों यूपी से आया हूँ। डर नहीं लग रहा है समुद्र से? नहीं, समुद्र का रूप देख के जो है अभी कुछ डर लग रहा है। डर लग रहा है? हम लोग गए थे हाजी अली, वहाँ पे जो है पूरा मजमा था, सब लोग को निकाल दिया गया है। और यहाँ पे भी मना किया है, लेकिन फिर भी आप लोग पास में आ गए? अभी तो हम आए हैं, लेकिन अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। लगता नहीं कि समुद्र के पास जाना खतरनाक हो सकता है एकदम? नहीं, हम लोग है ना उनके सिक्योरिटी के लिए, हम लोग बच्चों के साथ में इसलिए लेके आए ताकि चपेट में कौन सिक्योरिटी करेगा? चपेट में आ गए आप तो? मैं खुद स्विमर हूँ, मैं खुद शिपिंग में काम करता हूँ, तो मैं स्विमर हूँ, तो मैं इसलिए बच्चों को लेके आया हूँ। बिल्कुल, एक देख रहे हैं किस तरीके छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे लाया गया है और छोटे बच्चे यानी कह सकते पूरा परिवार के साथ लोग यहाँ पर आके लुत्फ मना रहे हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यह जरूर एक मुंबई का जो एक कह सकते हैं कि जो नजारा होता है वास्तव में अद्भुत होता है। लोग देखने के दूर दूर से आते हैं, लेकिन चूंकि आज का जो वक्त है समुद्र को देखने लायक नहीं, बल्कि उसे दूर रहने के लिए है, क्योंकि साइक्लोन आया हुआ है और यह खतरा मुंबई के तमाम आसपास के इलाकों में बना हुआ है। इसलिए लगातार हम भी अपील कर रहे हैं कि आप समुद्र के आसपास ना जाएं। और महाराष्ट्र सरकार ने और बीएमसी ने साफ तौर पर, मुंबई बीएमसी ने साफ तौर पर ऐलान किया है और साफ कहा है कि किसी भी सूरत में इस समुद्र के आसपास ना जाएं, वरना आप परेशान हो सकते हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और अब बात अंतरिक्ष में भारत की ताकत की। चंद्रयान 1 के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने मिशन चंद्रयान 2 का भी ऐलान कर दिया है। 15 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 2 चंद्रमा के उस हिस्से पर लैंड करेगा जहां आज तक कोई नहीं गया। चांद पर जाने को तैयार है चंद्रयान 2। ग्यारह साल में चांद पर दूसरी बार पहुंचेगा भारत। पंद्रह जुलाई को शुरू होगा चांद का दूसरा सफर। बुधवार को इन तस्वीरों को दुनिया के सामने पेश कर इसरो ने मिशन चंद्रयान 2 का ऐलान किया। तस्वीरें इसरो के बेंगलुरु सेंटर की हैं, जहां वैज्ञानिकों की टीम ने सालों की मेहनत के बाद सैटेलाइट चंद्रयान 2 को तैयार किया।
हालांकि 15 जुलाई को इसका प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया जाएगा। लॉन्चिंग की तारीख का ऐलान करते हुए इसरो प्रमुख डॉक्टर के सिवन ने कहा कि मिशन चंद्रयान 2 2009 के मिशन चंद्रयान 1 से कहीं ज्यादा मुश्किल और जटिल अभियान है। 15 जुलाई को लॉन्चिंग के बाद अगले 16 दिनों में चंद्रयान 2 पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट बदलेगा और 6 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग होगी, जिसका मकसद है चांद की सतह पर पानी, पत्थर और खनिज से जुड़े डेटा जुटाना। भारत के लिए चंद्रयान 2 की कामयाबी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में जिस जगह पर लैंड करने वाला है वहां आज तक दुनिया के किसी देश ने पहुंचने की कोशिश नहीं की। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि चंद्रयान 2 पूरी तरह स्वदेशी अभियान होगा। 25 मार्च 1986 को हिंद महासागर के ऊपर से गायब हुआ था। उस वक्त AN-32 ओमान से होते हुए भारत आ रहा था। विमान में कुल 7 लोग थे, किसी का कुछ पता नहीं चला। दूसरी बार AN-32 प्लेन बंगाल की खाड़ी से लापता हो गया। 22 जुलाई 2016 को AN-32 प्लेन 29 लोगों को लेकर जा रहा था। प्लेन ने चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए उड़ान भरी। पायलट ने मौसम खराब होने की बात कही थी, जिसके बाद सिग्नल टूट गया था। 1 महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद भी प्लेन नहीं मिल पाया था। अरुणाचल प्रदेश के मेचुका के जंगलों के पास आज से करीब 10 दिन पहले भी एक हादसा हो चुका है। वो तारीख थी 10 जून 2019। उस वक्त भी प्लेन AN-32 था और उसमें 13 लोग सवार थे, लेकिन उस वक्त मलबा नहीं मिल पाया था। अब एक बार फिर वायुसेना का एक और AN-32 विमान चीन बॉर्डर पर लापता हुआ था, जिसका खबर की खबर यह कि यहां कुछ गुगली हुई और चंद्रयान 2 के बीच में कहीं आपको AN-32 दिखाई दिया। लेकिन चंद्रयान 2 की कुछ खासियतें हम आपको बताते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा ये चंद्रयान 2। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग का दुनिया का ये पहला अभियान है, जहां चांद पर पानी और खनिज की खोज की जाएगी। 13 भारतीय वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर ये चंद्रयान 2 वहां पहुंचने वाला है। लेजर रेंजिंग के लिए नासा के उपकरण भी इसके जरिए भेजे जाएंगे। 3.8 टन यानी 8 हाथियों के बराबर इसका वजन है चंद्रयान 2 का। और ये पूरी तरह से इंडिजिनस है, स्वदेशी है, और इसलिए हिंदुस्तान को इस पर नाज है। कैसे और क्या क्या इसके जरिए किया जाने वाला है, क्यों ये मिशन इसको प्रोसेस में लाया जा रहा है, ये असल में लैंडर और रोवर जिन्हें लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 के जरिए स्पेस में भेजा जाएगा। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम है प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान को लैंडर विक्रम के भीतर रखा जाएगा। लैंडर के बाद इस रोवर को, प्रज्ञान को सतह पर डिप्लॉय किया जाएगा। 6 पहिए इसमें लगे होंगे। 6 पहियों वाला प्रज्ञान चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा और लैंडर के जरिए ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा। ऑर्बिटर उस डेटा को इसरो को भेजेगा। और आइए अब अगली खबर का रुख करें। खबर की खबर यह कि मुस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में 3 तलाक बिल पेश करने जा रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अध्यादेश को ही बिल में कन्वर्ट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के रिजर्वेशन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है, जिससे जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल 2019 को भी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत टीचर्स कैडर में सीधी भर्ती के द्वारा मौजूदा 7,000 खाली पदों को भरा जाएगा। यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार ने रोस्टर विवाद पर बड़ा फैसला लेते हुए अध्यादेश जारी कर पुराना सिस्टम बहाल किया और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने के लिए ट्रिपल तलाक बंदी का यानी तलाक की बिद्दत को पाबंदी लगाने का इस बार बिल लाया जाएगा। जो अध्यादेश पहले निकला है और उसमें जो भी विपक्षों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, आपत्तियां व्यक्त की, उसका भी संज्ञान लिया। और ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसका ये परिचायक है। ये इंसानियत का तकाजा है, ये इंसाफ की जरूरत है
और ये जेंडर इक्वालिटी और जेंडर जस्टिस की बात है। और महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को 3 तरह की बिद्दत के द्वारा जो, और पहले भी ये 2 बार 3 बार प्रयास किए, बिल हुआ, लेकिन राज्यसभा में नहीं हो पाया, इसलिए हर बार उसका अध्यादेश लानी पड़ा। आप देख रहे हैं खबर की खबर। यहां एक छोटा सा ब्रेक। एक साल इस हिसाब से काफी बुरा बीता है। जहां एयर स्ट्राइक जैसा शौर्य एयरफोर्स के नाम है, वहीं पिछले 10 महीनों में एयरफोर्स के 10 प्लेन क्रैश हुए हैं, जिसमें कई पायलट भी अपनी जान गंवा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या एयरफोर्स के प्लेन का लगातार क्रैश होना महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई एक बड़ी खामी है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। जगुआर से मिराज तक प्लेन क्रैश। मिक्स से लेकर AN-32 तक प्लेन खाक। दस महीने में 10 प्लेन स्वाहा। एयरफोर्स का क्रैश कांड। नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी टच द स्काई विद ग्लोरी। इंडियन एयरफोर्स इस तरह के एहसासों के साए में आसमान का सिकंदर बनती आई है। जंग के दौरान भारतीय वायुसेना का पराक्रम विजय होने की गारंटी बन जाता है। 1965 से लेकर 1971 की जंग तक और करगिल से लेकर बालाकोट तक हिंदुस्तान इंडियन एयरफोर्स के जोश का गवाह रहा है। एयरफोर्स का जोश हमेशा हाई रहता है, लेकिन पिछले 1 साल में कुछ ऐसा हुआ है जिसने जोश को कुछ फीका कर दिया है। सवाल एयरफोर्स की क्षमता पर नहीं है, लेकिन एयरफोर्स जो फाइटर प्लेन इस्तेमाल कर रहा है वहां कुछ तो ऐसा है जो जोखिम भरे साबित हो रहे हैं। इसीलिए सवाल उठना लाजमी है। एयरफोर्स के प्लेन हवा में उड़ते ताबूत क्यों बनते जा रहे हैं? एयरफोर्स के प्लेन हादसों के शिकार क्यों हो रहे हैं? जगुआर और मिराज जैसे प्लेन भी क्रैश क्यों हो रहे हैं? 1 साल में 10 प्लेन क्रैश होने के पीछे बड़ी वजह क्या है? कई केसेस में ह्यूमन एरर होती है, कई केसेस में मेंटेनेंस फॉल्ट होता है। जहां तक एयरफोर्स की फ्लाइंग का सवाल है, आपको ये मानना चाहिए कि एयरफोर्स एक बहुत ही डिफिकल्ट फ्लाइंग करती है। मिशन फ्लाइंग इसे हम कहते हैं। ऐसे समय में कई दफे उनका मिशन होता है जब मौसम ठीक नहीं होता, ये बहुत सारी चीजें उस तरह की होती हैं। तो ऐसे में किसी भी दुनिया में जो एयरफोर्स है उनकी जो क्रैश का रेशियो है, एक्सीडेंट का रेशियो है, वो सिविल फ्लाइंग से ज्यादा होता है। जब भी एयरफोर्स का कोई प्लेन क्रैश होता है, बेहद तेजी से इस तरह के सवाल दिमाग में कौंधने लगते हैं। जोशीली फोर्स को झटका क्यों लग रहा है? कहीं कोई तकनीकी खामी तो नहीं? अगर बात सिर्फ एक प्लेन की होती तो तकनीकी खामी कहकर पीछा छोड़ाया जा सकता था, लेकिन पिछले 1 साल में क्रैश होने वाले प्लेन की फहरिस्त में मिराज, मिग, जगुआर और AN-32 जैसे प्लेन शामिल हैं। जाहिर है ऐसे में CID का मशहूर डायलॉग जरूर याद आता है, दया कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बात दया के हाथ से काफी आगे निकल चुकी है, क्योंकि 1 साल में 10 प्लेन क्रैश होने से एयरफोर्स पर भी सवाल उठने लगे हैं। हमारी जो प्रोसेस है उसमें कुछ चीजें हैं। सबसे पहली बात तो कि हमारे जहाज एयरफोर्स के भी काफी पुराने हो गए हैं, उनको अपग्रेडेशन चाहिए। अपग्रेडेशन के अलावा जो उनकी ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस हैं, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं जरूर खामी है, उसको हमें मॉडर्नाइज करना होगा। मेंटेनेंस जो है वो एयरफोर्स का एक मेजर इशू है, क्योंकि कुछ हिस्सा उसका HAL के थ्रू होता है, कुछ वो अपना करते हैं, वेंडर सप्लायर आइटम होते हैं। वो एक एरिया है, उस पर खासतौर पे एयरफोर्स को ध्यान देना होगा। दरअसल प्लेन क्रैश होने का सवाल अभी से नहीं उठ रहा है। मिग प्लेन क्रैश की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जल्दी प्लेन क्रैश हुए और अब AN-32 अरुणाचल के जंगल में जा गिरा, जिससे फिर से प्लेन क्रैश होने की वजह तलाशी जा रही है। हालांकि अभी तक AN-32 के क्रैश होने की वजह सामने नहीं आ पाई है।
ये कहना गलत है कि पुराना प्लेन जो है वो जान के जोखिम में होता है, उसको चलाने की तरकीब होती है और दुनिया में जो है उससे भी पुराने जहाज उड़ रहे हैं, कोई ये नहीं है। और जितने मेक्स हमारे पास हैं उनको अपग्रेड भी करा गया है, तो जहाज को ये कहना जो पुराना है वो गलत है। उसकी मेंटेनेंस प्रैक्टिस को आपको ठीक करना होगा, पायलट की ट्रेनिंग पे आपको ध्यान देना होगा। AN-32 की मिस्ट्री शाल में क्रैश हुए प्लेन के खाक हो जाने की वजह एक मिस्ट्री बनी हुई है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं पिछले 1 साल में एयरफोर्स का कब कौन सा प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश 1 जनवरी में जैगुआर क्रैश। जैगुआर ने गोरखपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के 10 मिनट में ही यह प्लेन क्रैश हो गया था। हालांकि पायलट सुरक्षित बचने में कामयाब रहा। प्लेन क्रैश 2 फरवरी में एयर शो में हादसा। फरवरी में बेंगलुरु में हुए एयर शो में एयरफोर्स की टीम सूर्य किरण के 2 हॉक प्लेन आपस में टकरा गए थे। यह हादसा आसमान में प्लेन के करतब दिखाने के दौरान हुआ। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई थी। प्लेन क्रैश 3 फरवरी में मिराज 2000 क्रैश। इसी साल फरवरी में ही बेंगलुरु में HAL के बेस स्टेशन से मिराज 2000 ने उड़ान भरी थी और कुछ ही देर बाद प्लेन में आग लग गई। इस हादसे में एक पायलट को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। प्लेन क्रैश 4 फरवरी में MiG-27 क्रैश। राजस्थान के पोखरण में MiG-27 फाइटर प्लेन क्रैश हो गया था। प्लेन ने जैसलमेर से उड़ान भरी थी। हादसे में पायलट की जान बच गई थी। प्लेन क्रैश नंबर 5 विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 क्रैश। फरवरी में पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बौखलाकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय वायुसेना ने खदेड़ दिया था। उन्हीं में से एक प्लेन MiG-21 बाइसन था, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन सवार थे। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्लेन F-16 को मार गिराया था, लेकिन उस वक्त अभिनंदन का MiG-21 भी क्रैश होकर POK में जा गिरा था। कुछ वक्त बाद अभिनंदन को पाकिस्तान ने भारत को सुरक्षित वापस कर दिया था। प्लेन क्रैश 6 Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश। फरवरी में जम्मू कश्मीर के बडगाम में एयरफोर्स का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें सवार पायलट की मौत हो गई थी। खराब मौसम हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह बताया गया। MiG-27 जोधपुर में क्रैश। राजस्थान के सिरोही में एक MiG-27 क्रैश हुआ था, जिसने जोधपुर के एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी। इस हादसे में पायलट जान बचाने में कामयाब रहा था। प्लेन क्रैश नंबर 8 MiG-21 बीकानेर में क्रैश। राजस्थान के बीकानेर में MiG-21 ने उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही आग पकड़ ली थी। हालांकि पायलट ने प्लेन से कूदकर अपनी जान बचा ली थी। AN-32 अरुणाचल में क्रैश। 3 जून को एयरफोर्स के प्लेन ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी, लेकिन रास्ते में गायब हो गया। 8 दिन बाद प्लेन का मलबा अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में मिला। प्लेन में सवार 13 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस साल अब तक हादसे 8 ही हुए हैं, लेकिन इन 8 हादसों में 10 प्लेन क्रैश हुए। 2 हादसों में 2 प्लेन आपस में टकरा गए थे। खैर, यहाँ सवाल प्लेन क्रैश के नंबर का नहीं है। सवाल है कि आखिर एयरफोर्स के प्लेन लगातार इस तरह के हादसों के शिकार क्यों हो रहे हैं। और इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री ने मिनिस्टीरियल काउंसिल की बैठक में स्पष्ट कहा है कि तमाम मंत्री सांसदों के साथ संपर्क में रहें। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आई है कि पीएम ने मंत्रियों को नसीहत दी है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये बात उन्होंने कही है कि घर से बैठकर काम करने की अपनी आदत को वो बदल लें और वक्त पर दफ्तर पहुंचने की आदत को जल्द से जल्द अपना लें। नरेंद्र मोदी, जो कि अपने पहले कार्यकाल में भी डिसिप्लिन को लेकर उन्होंने कई बार अपने अफसरों को, मंत्रियों को ये बात कही और इससे एक अमूलचूल परिवर्तन भी आया था। लोग ये कहने लगे कि पहले के मुकाबले चीजें बहुत बदली हैं। कई नौकरशाहों को तो इस बात का रोना रोते भी देखा गया कि अब चीजें बेहद स्ट्रिक्ट हो गई हैं और कई बार ये मुश्किल हो जाता है काम करने की दिशा में। लेकिन नरेंद्र मोदी, उनकी पहली प्रायोरिटी
ये भी दिखाई दे रही है कि काम काज को सुचारू किया जाए और इसके लिए आवश्यक है अनुशासन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। लोग वक्त के पाबंद हों। उन्होंने अपने मंत्रियों को ये हिदायत दी है कि वो वक्त पर दफ्तर पहुंचें, घर से काम करने का हवाला ना दें और साथ ही ये भी कहा है कि आप जो नीतियां बना रहे हैं उन नीतियों को बनाने में, लागू कराने में सांसदों का जरूर सहयोग लें और इसके लिए उनके साथ मुस्तकिल कांटेक्ट में रहें, संपर्क में रहें। ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। ब्रजेश, और क्या ब्यौरा है? कुल मिलाकर सख्ती शुरू हो गई। देखिए, बिल्कुल न केवल सख्ती शुरू हो गई बल्कि इस बार के इस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री ने जो बात कही उससे साफ है कि वो चाहते हैं न केवल उनके मंत्री काम करें बल्कि काम करते हुए दिखे भी। आपको याद होगा पिछले बार 2016 या 17 में भरत कुमार जो बलिया से सांसद थे, उन्होंने एक बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव में खड़े होकर ये आपत्ति दर्ज कराई थी कि जो मंत्री हो जाते हैं वो भाजपा सांसदों से अपना संपर्क काट लेते हैं और भाजपा के सांसद तमाम प्रयास के बावजूद मंत्री के पास अपनी बात नहीं कह पाते। शायद उसी से सीख लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी साफ कर दिया कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो अपने सांसदों और सांसदों के मार्फत अपने जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं लोगों के साथ अपने को कनेक्ट रखे, जिससे बाद में सरकार को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो अहम बात सामने आई है कि 3 मंत्रियों ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, निर्मला सीतारमण ने और पीयूष गोयल ने प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्लियामेंट को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सके पार्लियामेंट के समय को, उस पर प्रेजेंटेशन दिया। निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर, बजट के टिप्स को लेकर प्रेजेंटेशन दिया और पीयूष गोयल ने अब सारे मंत्रियों को कहा है कि वो कैसे अगले 5 साल में उनके मंत्रालय का क्या विजन होगा, इसके बारे में जानकारी लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को। ब्रजेश, आपने जिन मिनिस्टर्स का नाम लिया, क्या ये डिपार्टमेंट और ये मिनिस्टर्स, ये इत्तेफाक है कि इन्होंने पहले प्रेजेंटेशन दिया, इनकी तैयारी हो गई थी, या यही ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी है? नहीं, ये एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी का मसला नहीं था। इसमें एक चीज थी कि ये तीनों काफी सीनियर मिनिस्टर है, पैकिंग ऑर्डर में भी काफी सीनियर मिनिस्टर है और इन्होंने एक जनरलाइज्ड एटमॉस्फेयर के बारे में बात की। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं और इस वक्त 3 अहम मंत्रालय संभाले हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसके अलावा कृषि मंत्रालय और एक अन्य मंत्रालय, तो काफी हैवीवेट मंत्री हैं। उसके अलावा पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण रेलवे मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर है। तो इस हिसाब से उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया बाय एंड लार्ज सारी अन्य मिनिस्ट्रियों को लेकर। और ये कहना कि दफ्तर आकर काम करें, वक्त पर पहुंचे, घर से काम करने की आदत को बदल लें, इसमें किसके लिए क्या छिपा हुआ था ब्रजेश? अभी ये खैर स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि कई मंत्रियों का पत्ता इस बार कैबिनेट में कट गया, लेकिन ये साफ है कि प्रधानमंत्री के इस कहने का आशय ये साफ है कि वो चाहते हैं कि न केवल उनके मंत्री काम करें बल्कि काम करते हुए दिखे भी। और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये साफ कहा कि जो भी ऑफिस आने का समय है, मंत्रालय का आने का समय है, उसको मंत्री अपने मंत्रालय समय पर पहुंचे। और न कई बार ऐसा देखा जाता है कि मंत्री घर से काम करता है, तो उस तरह की आदत बदल दें क्योंकि उससे सरकार के बारे में एक नेगेटिव छवि जाती है और हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने छवि को लेकर कितने सतर्क रहते हैं। तो ये मुख्य बिंदु थे। इसके अलावा ब्रजेश कुछ ऐसा जो मिनिस्टीरियल काउंसिल से निकल कर आया है? देखिए, अभी तक जो हमारे सूत्रों ने बताया उसके अनुसार यही 3-4 चीजें अभी सामने निकल के आई हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स और एमओएस के बीच जो सामंजस्य है, पिछली सरकार में ये भी देखा गया कि कई एमओएस ये कहते पाए गए, ये कंप्लेन करते पाए गए कि कैसे उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स उनको शेयर नहीं करते उनके साथ काम और कैसे उनको लूप में नहीं रखते। तो इसको लेकर न सिर्फ एक महकमे में काम कर रहे मंत्रियों के बीच में सामंजस्य हो, समन्वय हो, बल्कि वो सांसदों से भी संपर्क में रहें ताकि ये पता चले कि जो नीति बनाई जा रही है वो ठीक है और उसको समुचित रूप से लागू किया जा रहा है या नहीं, और इस प्रकार से वो जनता के संपर्क में भी रहें, तय वक्त पर दफ्तर पहुंचे, घर से काम करने की आदत को बदल लें। बहुत धन्यवाद ब्रजेश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उस पर कुछ बेहद अहम। चलते रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।